आप लोगों के पास जो मॉक टेस्ट पेपर का वो है, 2 मॉक टेस्ट पेपर हमने आपको भेजा है, देखो लेटेस्ट में। आप ये मॉक टेस्ट पेपर निकाल करके रखो, मार्च सीरीज का, सीरीज 1 मार्च 2024। दिस इज द क्वेश्चन पेपर जिसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और हम लोगों को ये भी पता चलेगा कि एमसीक्यू का क्या स्टैंडर्ड है, पेपर का क्या स्टैंडर्ड है, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज वी आर डूइंग आवर फर्स्ट मॉक टेस्ट और क्लास में सॉल्व करेंगे। इट विल नॉट बी ए मॉक टेस्ट काइंड ऑफ अ थिंग। हम लोग जैसे क्लास लेते हैं ना, उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, सो 4 सीरीज इंस्टीट्यूट ने अभी तक निकाला है, मार्च, अप्रैल, जुलाई एंड अगस्त। ओके, तो हम लोग अभी उसमें से मार्च सीरीज के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन पेपर को देखो, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी कुछ इसी तरह का होने वाला है। ओके, ये जो पहला 30 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, देखिए यहां पे प्लीज, पार्ट 1 केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यू। सारे लोग इन्वॉल्व है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जूम क्लास में जो भी बच्चे लोग हैं एक बार हाय बोल दीजिए या गुड आफ्टरनून लिख दीजिए। जितने लोग हैं उतना गुड आफ्टरनून आना चाहिए, पता चले कि ये लोग सोए हुए नहीं हैं। हाँ, या फिर हाथ उठा दीजिए। वेरी नाइस। वेरी नाइस। तो कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोग कल आइएगा यहां पे। ओके, ये मार्च वाला पहले कर रहे हैं, फिर अप्रैल वाला करेंगे। कोशिश करिएगा कल का लाइव क्लास में आया जाए। आज तो बहुत बारिश हो गई। अच्छा, पहले मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करता हूं। अच्छा, कि एक एमसीक्यू 30 मार्क्स का है। सारे एमसीक्यू 2 मार्क्स ईच के हैं। ओके, 15 एमसीक्यू हैं। मेन उसी को डिस्कस करना है। ओके, उसके बाद ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 70 मार्क्स का है। यहां साफ लिखा आंसर एनी 4 क्वेश्चंस आउट द रिमेनिंग 5, क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी। मतलब टोटल मिलाकर के इसमें से 5 करने हैं। 14 5 जा 70 हो गया। जो हम लोग बहुत पहला दिन पहला क्लास में भी ये वाला बात किए थे कि 70 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आएगा और ये 2 मार्क्स का 15 क्वेश्चन आएगा। तो वही स्टैंडर्ड है, वही सेट है। और इसमें क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड होगा। ओके, 3 घंटे का वक्त रहेगा हम लोगों के पास और हम लोगों को सॉल्व करना है। इज इट ओके? सो पहला एमसीक्यू पहला हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते और कोशिश करेंगे कि जल्दी हो। ओके, और एक बात और छोटा सा बोलेंगे, अगर कोई क्वेश्चन, आप लोग बुक लाए हो मेरा वाला? गुड। अगर कोई क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे बुक में है, बड़ा क्वेश्चन 14 मार्क्स 10 मार्क्स का, जो हम लोग ऑलरेडी क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, उसको यहां पे वापस से सॉल्व नहीं करेंगे। दैट टाइम वी विल सेव, या तो जल्दी चले जाएंगे घर या फिर अगला अप्रैल सीरीज ले लेंगे। गॉट इट? और ना ये मत सोचना कि सर हम लोगों का तो रिवीजन नहीं हुआ है, हम लोग कैसे करेंगे ये मॉक टेस्ट। आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़े हुए हैं ना हम लोग, तो हो जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट बाय रीडिंग द फर्स्ट केस सिनारियो, केस नंबर 1। मार्च सीरीज निकाल लीजिए आप सभी बच्चे लोग, जहां जहां पे क्वेश्चन पेपर आपके पास है, और पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है। आइए आइए।
बारिश रुक गई। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ना चालू कर दिए हैं तो मैं आपको एक बात बता देता हूं क्वेश्चन को देख करके कि ये जो 2 पैराग्राफ है ये एक फैक्ट है, एक ये दूसरा एक पैराग्राफ है, ये एक और एक फैक्ट है, ये तीसरा एक पैराग्राफ है ये वाला, ये एक फैक्ट है, और ये चौथा एक और फैक्ट है। तो टोटल मिलाकर के एक कंपनी के अंदर ये 4 ट्रांजैक्शन बोल दो या 4 इवेंट हुए। अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग द इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। तो ये 4 इवेंट बोल दो या 4 ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसके ऊपर इन्होंने 4 क्वेश्चन डाला है। तो आप आराम से 1 बाय 1 पढ़ना। आप बोलेंगे अचानक ये दूसरा वाला क्या है, ये तो पहला से कनेक्टेड ही नहीं है, तो डोंट वरी, केस सिनारियो है, दे आर ऑल इंडिविजुअल केसेस जिनको हम लोगों को आंसर करना है। ओके, चल मैं भी रीड करता हूं, अब आप लोग मेरे साथ रीड करो। SEAS लिमिटेड कंपनी है, टूर एंड ट्रैवल में है, हॉलीडे पैकेज बेचता है कस्टमर लोगों को। द कंपनी नेगोशिएट्स अपफ्रंट विद द एयरलाइंस फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सीट्स इन द फ्लाइट। कंपनी सीधे एयरलाइंस कंपनी से फ्लाइट की टिकट्स को लेकर के बात करता है। कंपनी agrees to buy specific number of tickets and pay for those tickets regardless of whether it is able to resell those in the package। कंपनी टिकट खरीद लेती है, अब उसके बाद पैकेज में उस टिकट को बेचेगी। अब अगर पैकेज में वो टिकट को नहीं बेच पाता तो कंपनी का लॉस है। मतलब कुल मिला के कंपनी ने इन्वेंट्री परचेज कर लिया, स्टॉक परचेज कर लिया, और उसके बाद कंपनी बेचेगा। अब यहां पे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बाद में डिस्कस करते हैं आगे। द रेट पेड बाय द कंपनी फॉर ईच टिकट परचेज्ड इज नेगोशिएटेड एंड अग्रीड इन एडवांस। नॉर्मल जैसे परचेज होता है वैसे ही परचेज है। द कंपनी ऑल्सो असिस्ट द कस्टमर्स इन रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स with the service provided by airlines. However, each airline is responsible for fulfilling the obligations associated with the ticket. जिसके पास टिकट होगा उसको एयरक्राफ्ट में एडमिशन देना, एयरलाइंस उड़ा करके ले जाना, ऑब्वियसली वो एयरलाइन का जिम्मेदारी है। इंक्लूडिंग रेमेडीज ऑफ अ कस्टमर फॉर डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द सर्विस। तो एयरलाइन अगर टिकट बेचेगी तो टिकट होल्डर का जो राइट है वो टिकट होल्डर के पास रहेगा ना। द ओनली प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन इज, ये जो कंपनी है टूर एंड ट्रैवल वाली, ये इन्वेंट्री रिस्क लेती है या नहीं लेती। कहने का मतलब अगर टिकट नहीं बिकेगा तो कंपनी का लॉस है कि एयरलाइंस कंपनी का लॉस है? कंपनी का लॉस है। तो अब ये समझो कि ये कंपनी सीज लिमिटेड जिसका नाम है, ये एजेंट है, एजेंट, या ये कंपनी खुद एक बायर है जो बाद में माल बेचेगा? ये बायर और सेलर है। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई बायर एंड सेलर है और कोई एजेंट है तो फर्क क्या होता है? एजेंट सिर्फ अपनी बुक्स में कमीशन लिखता है और बायर सेलर जो होता है वो परचेज को अलग रिकॉर्ड करता है और सेल को अलग रिकॉर्ड। ये हम लोग पढ़े थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में, एकदम बिगिनिंग के चैप्टर्स में। आइए आगे बढ़ते हैं। The company bought a forward contract for 3 months for $1 lakh, AS11 का क्वेश्चन, on 1 March 2024 at 83.10 per dollar। उस पर्टिकुलर दिन एक्सचेंज रेट 83.02 था। 31 मार्च 2024 को एक्सचेंज रेट 83.15 था। 1 अप्रैल 24 को कंपनी ने प्रीमैच्योर सेटलमेंट किया कॉन्ट्रैक्ट का ड्यू टू एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। मतलब कंपनी खरीद के बेचता नहीं है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को। याद होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 2 तरीके से डील होता है, या तो हम फॉरवर्ड में स्पेक्यूलेट करते हैं या फिर हम हेजिंग करते हैं। अगर हम हेजिंग करते हैं तो प्रीमियम जितना रहता है उसको पीरियोडिकल बेसिस पे पीएल में भेजा जाता है। याद नहीं होगा, हम याद दिला दे रहे हैं। और अगर हम स्पेक्यूलेट करते हैं तो जितना भी रेट में मूवमेंट हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमें 80 रुपए में डॉलर में माल खरीदा
$1 खरीदा 80 रुपया में, ईयर एंड में दाम 85 हो गया तो 5 रुपया प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन वही अगर हम हेजिंग करने का काम करते हैं तो फिर हमको जितना प्रीमियम हम पे किए, जो भी प्रीमियम डिस्काउंट रहता है, उसको हम लोगों को पीरियोडिकल अलोकेट करना पड़ता है। तो यहां पे साफ लिखता है कि द कंपनी डिसाइडेड टू फॉर प्रीमैच्योर सेटलमेंट ड्यू टू सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, मतलब कंपनी को ये फॉरवर्ड बेचने का कोई मंशा या इंडिकेशन नहीं था, वो हेजिंग के लिए ही लिया हुआ है, इसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ गया, वो अलग बात है। दैट मीन्स ये बताना चाहता है दिस कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हेजिंग पर्पजेस, नॉट फॉर स्पेक्यूलेशन पर्पजेस। आगे, कंपनी इज इवेल्युएटिंग बिलो मेंशन्ड स्कीम्स, 2 स्कीम के बारे में बात हो रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुइटी स्कीम बाय एन एम्प्लॉयर in place of ad hoc ex gratia payment to employees on retirement। चेंजेस इन दी पॉलिसी को लेकर के बातचीत हो रहा है। कंपनी इंट्रोड्यूस कर रहा है एक ग्रेचुइटी स्कीम को। पहले ऐसे ही पेमेंट कर देता था एड हॉक बेसिस पे, जैसे जिसको जितना मन किया उतना पेमेंट कर देता था। अभी एक फॉर्मल प्लान को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो जब कोई नया प्लान इंट्रोड्यूस होता है उसको चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलते, दैट्स ए न्यू पॉलिसी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट डिसाइडेड टू पे पेंशन टू दोज एम्प्लॉइज हु रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years of service। Such employees will get pension 20,000 per month। Earlier there was no such scheme on pension to the organization। ये भी अगेन नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ। लास्ट लाइन, सीज लिमिटेड के पास एक सब्सिडरी है जिसका नाम है एडीआई लिमिटेड, विच इज इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन हैविंग टर्नओवर ऑफ 200 करोड़। सीज और एडीआई के पास 9% और 23% का स्टेक है एसोसिएट कंपनी में, और लिखता है बोथ सीज लिमिटेड और एडीआई लिमिटेड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दोनों होल्डिंग है ना, माने एक तो प्योर होल्डिंग है, पेरेंट कंपनी है, और दूसरा जो सब्सिडरी कंपनी उसका भी एक एसोसिएट है। तो अगर आपके पास एसोसिएट है तो आपको कंसोलिडेशन तो करना होगा। अब देखिए इतना बड़ा सारा क्वेश्चन बना करके दिया, एंड ऑल द 4 facts or cases are non-related to each other, but they are of a particular company। एक कंपनी का 4 केस उन्होंने दिया। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेडी? पहला क्वेश्चन, what would be the basis of revenue recognition of SES Limited as per the requirements of accounting standards। revenue recognition टिकट्स को लेकर के बात कर रहा है। ग्रॉस बेसिस, नेट बेसिस, डिपेंड्स ऑन द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी, या इंडियन गैप अलाउज ए चॉइस टू द कंपनी इधर ग्रॉस बेसिस और नेट बेसिस। तो बताइए टिकट को लेकर के वो बात करना चाहता है। पहला वाला तो रेवेन्यू तो यहीं पे है ना, टिकट का बात को लेकर के। तो वो पूछ रहा है कि जो रेवेन्यू है सेल ऑफ टिकट का बात हो रहा है, हमको ग्रॉस बेसिस पे लिखना है या कमीशन का खाली नेट पैसा लिखना है पीएल में। नेट समझे कि नहीं, सेल परचेज का डिफरेंस को तो कमीशन बोलते हैं। तो आपको ग्रॉस बेसिस पे लिखना है कि नेट बेसिस पे लिखना है, कि आप अपना पॉलिसी कुछ भी डिसाइड कर सकते हो इन दिस केस। तो द आंसर इज इट हैज टू बी ग्रॉस बेसिस, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री हमारे पास है। कल को एयरलाइंस का टिकट हम नहीं बेच पाए तो लॉस हमारा है। कल को मान लो उस इलाका में एयरलाइंस का टिकट का प्राइस बहुत बढ़ गया तो हम अपना पैकेज को अच्छा दाम में बेच पाएंगे, वो प्रॉफिट भी हमारा है। तो जिसका इन्वेंट्री रिस्क होता है रेवेन्यू को वो लिखता है, कमीशन नहीं लिखता वो बंदा। ओके, तो इसका आंसर है ग्रॉस बेसिस। आप अपना कॉपी निकालो। लिख लो मार्च सीरीज, जल्दी जल्दी लिखो, सॉल्यूशन शीट निकालो फटाफट। मार्च सीरीज, क्वेश्चन 1, उसका रोमन 1, उसका आंसर है ए। लिख लिए? ग्रॉस बेसिस भी लिख दिए। नीचे में लॉजिक लिख लो, क्योंकि कल को कभी भी रिवीजन करने का मौका मिलेगा तो लॉजिक लिख लो कि इन्वेंट्री रिस्क ऑफ नॉट सेलिंग द टिकट्स
belongs to SEAS Limited. Full stop. So SEAS Limited is not an agent. ये एग्जाम में नहीं लिखना आपको, एग्जाम में खाली वही टिक लगा करके आ जाना है, ए लिख करके आ जाना है, ओके। हम आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं कि आप जब रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट पेपर वापस से बनाएंगे कभी भी, आपका तो जनवरी में एग्जाम है, तो अभी तो सितंबर अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर न 4 महीना है, तो आप 1-2 बार तो मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो ये आपके ध्यान में रहेगा। क्या लिखा? सो नॉट एन एजेंट, हेंस revenue will be recorded on gross basis. नेक्स्ट क्वेश्चन को आओ पढ़ते हैं। ये वो AS11 वाला क्वेश्चन है, ओके। प्लीज सजेस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। 2 ही ट्रीटमेंट होता है, या तो प्रीमियम को पीरियोडिकल बेसिस पे डिवाइड करना, या फिर जितना दाम बढ़ा उसको हम लोग मार्क टू मार्केट प्रॉफिट बोलते हैं, जितना फॉरवर्ड का दाम बढ़ा उतना प्रॉफिट लॉस पीएल में लिख लेना। फॉरवर्ड का दाम बढ़ता है, प्रॉफिट लॉस लिखते हैं स्पेक्यूलेशन में, हेजिंग में प्रीमियम को डिवाइड करते हैं पीरियोडिकल बेसिस पे। यहां पे 4-5 ऑप्शन दिया है उन्होंने। पहला लिखा एमटीएम लिखेंगे मार्च वाला, दूसरा लिखता है एमटीएम लिखेंगे मार्च वाला, अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट होगा तो इग्नोर कर देंगे। तीसरा बोलता है कोई अकाउंटिंग ही नहीं करेंगे मार्च में। चौथा बोलता है प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा चॉइस है? डी इज द चॉइस। लिख दो वहां पे, ये भी लिख दो, प्रीमियम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम में खाली आपको ABCD लिखना पड़ेगा बेटा, ये सामने वाला लाइन वो लोग लिखने मना करता है, वहां लिखा भी होगा ऊपर में, नहीं कुछ लिखा नहीं है। अच्छा, इसमें रीजन दे दो, रीजन अपने लिए खाली। हाँ, द कंपनी हैज स्क्वायर्ड ऑफ द फॉरवर्ड, ये लिख पाए ना, ये वाला प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट वाला बात लिख पाए ना। लिखो द कंपनी हैज स्क्वायर्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस ओनली। Full stop. So we can safely presume that the contract was for hedging purposes. Full stop. अच्छा, आज जब घर जाएंगे ना तो ये वाला बात AS11 पलट करके जरूर पढ़िएगा। जो बात नया तो क्या डिस्कशन किया हुआ हम लोगों का, बट भूल गए होंगे ना आप लोग, तो वो एक बार घर जाके पढ़ लीजिएगा। अब देखिए थर्ड पॉइंट, वही जो पेंशन पॉलिसी और ग्रेचुइटी पॉलिसी को लेकर के, याद है ना, पहला चॉइस दिया चेंज इन द पॉलिसी, चेंज इन द पॉलिसी दोनों, दूसरा दिया नॉट ए चेंज, दूसरा वाला चेंज, थर्ड में लिखा है नॉट ए चेंज, नॉट ए चेंज, चौथा में लिखा है चेंज और नॉट ए चेंज। दोनों में हम लोग का आंसर था नॉट अ चेंज, नॉट अ चेंज। चेंज होने के लिए पहले एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी का होना जरूरी है, तब हम लोग उसको बदलेंगे। यहां पे पहले से कोई पॉलिसी हमारा था ही नहीं, तो सी को टिक लगा दो, इसमें कोई रीजन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फोर्थ इज द बेस्ट वन, मेरे चॉइस का चीज था। बोला सीस लिमिटेड और एडीआई लिमिटेड इसका अकाउंटिंग कैसे करेगा। आप मेरे से खाली अलग से बात करिए,
मैं एक तो डायग्राम आपको बना करके दे रहा हूं, कॉपी में बना के देता हूं। सीज लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, उसका सब्सिडियरी कंपनी है एडीआई लिमिटेड, और इसका एक एसोसिएट कंपनी, क्या नाम बेटा इसका? एएसएसओ लिमिटेड। इसके अंदर 23% स्टेक इसका है और मेरा 9% स्टेक है। तो पहले आप ये बताइए, ये कंपनी इसका एसोसिएट है कि नहीं है? जल्दी है ना, नाम भी एसोसिएट दिया है, और क्योंकि मेरी सब्सिडरी का एसोसिएट है तो नेचुरली मेरा भी एसोसिएट हो गया। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगा तो इसके लिए कौन सा अकाउंटिंग यूज करेगा? AS 13 वाला जो आप लोग लास्ट में पढ़े थे, या AS 23 वाला जो कंसोलिडेशन ऑफ एसोसिएट वाला है? ऑब्वियसली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में तो कंसोलिडेशन होगा ना जी, AS 23 वाला यूज होगा। और ये भी तो, इसके लिए भी तो ये कंपनी एसोसिएट है, तो जब ये इसको कंसोलिडेट कर लेगा तो इसका फिगर डायरेक्टली यहां पे आ जाएगा, और ये इस कंपनी के लिए ये एसोसिएट ही है, तो इवन फॉर दिस 9% स्टेक ऑल्सो कंसोलिडेशन ही होगा और एसोसिएट का ही अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो फॉर दिस 9% ऑल्सो एसोसिएट अकाउंटिंग विल टेक प्लेस। चॉइस को खोजिए, कंसोलिडेशन बुक्स के लिए पूछा है। प्लीज कमेंट रिगार्डिंग कंसोलिडेशन रिक्वायरमेंट। ए में लिखा है सब्सिडरी तो इक्विटी मेथड यूज करेगा, होल्डिंग AS 13 यूज करेगा, रॉन्ग। सेकेंड में लिखा है दोनों AS 13 यूज करेगा। जल्दी। थर्ड में लिखा है एसोसिएट यूज, एडीआई एसोसिएट यूज करेगा, माने AS 23 यूज करेगा इक्विटी मेथड, और होल्डिंग के लिए लिखा है कि वो भी अपने 9% को इक्विटी मेथड से यूज करेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए इस लेवल का ये है स्टैंडर्ड, और हम लोग जो बहुत सारा क्लास में छोटा छोटा सम बनाते थे, दे वर बिलो स्टैंडर्ड नहीं, इसलिए मैं बोला ये एक दो बार डिस्कस होना क्लास में जरूरी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े? नहीं, इसमें क्या लिखना है, बस आप सी लिख करके छोड़ दीजिए ना, आपके पास तो क्वेश्चन पेपर रहेगा, पूरा कॉपी क्यों करना है। गुड, आइए पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2022 शुभम लिमिटेड परचेस, मैं पढ़ूं ना कि तुम लोग पढ़ोगे, कि तुम बहुत टाइम ले लोगे। शुभम लिमिटेड परचेस सम लैंड 30 लाख फैक्ट्री बनाने के लिए। इस 30 लाख के अंदर 2 लाख का लीगल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। तो आप हमको बताइए क्या लीगल कॉस्ट जो इनकर होता है वो कॉस्ट ऑफ द एसेट का पार्ट होता है कि नहीं होता है? जल्दी जल्दी जल्दी, होता है ना। जब तक एसेट पूरा रेडी फॉर यूज नहीं हो जाता, उसका अच्छा वर्ड याद है, टू द एसेट हैज रीच टू अ लोकेशन एंड कंडीशन इन विच इट इज रेडी टू ऑपरेट इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। तो ये 30 लाख पूरा इंक्लूडिंग 2 लाख कॉस्ट ऑफ द एसेट का पार्ट बनने वाला है। आगे लिखता है कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड ऑन, पढ़ो, 1 मई 2022। शुभम लिमिटेड ने और कुछ खर्चा का डिटेल दिया। प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ द लैंड पे 80,000 लगा। फैक्ट्री बना रहा है कंपनी। कंस्ट्रक्शन वर्कर लोगों का सैलरी है 29,000 पर मंथ। मटेरियल परचेज किया कंस्ट्रक्शन के लिए, ये देखिए याद करिएगा, कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग एम्प्लॉई टू न्यू फैक्ट्री फॉर वर्क, स्टाफ लोगों को रीलोकेट किया। क्या पढ़े थे याद है? ये कभी भी कॉस्ट ऑफ द एसेट का पार्ट नहीं बनता। कॉस्ट ऑफ इनागोरेशन सेरेमनी नहीं बनेगा। ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड डायरेक्टली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री बनेगा। और जनरल ओवरहेड कॉस्ट अलोकेटेड टू द कंस्ट्रक्शन, कोई भी जनरल ओवरहेड कॉस्ट
जो डायरेक्ट नेचर का नहीं होता आपके असेट का पार्ट नहीं बनता। अब इसने क्वेश्चन में कितना ज्ञान लगाया देखिए। जनरल ओवरहेड कॉस्ट है, माने जैसे स्टाफ लोगों का सैलरी, ऑफिस में चाय पानी का, पेपर ऊपर का खर्चा नहीं तो जनरल ओवरहेड कॉस्ट, कितना ज्ञान लगाया देखिए। बोला अलोकेटेड टू द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बाय द मैनेजर 30,000, कंपनी का पॉलिसी के हिसाब से 24,000, ऑडिटर के हिसाब से 15,000, AS10 के हिसाब से 0। बोलिए जनरल ओवरहेड आप अलोकेट नहीं कर सकते, पीएल में ही भेजना पड़ेगा, कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता। ओनली दोज कॉस्ट विच आर इनकर्ड टू ब्रिंग द असेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन इन विच इट बिकम्स रेडी टू ऑपरेट इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। आगे लिखता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वाज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2022, प्रोडक्शन 1 फरवरी से कमेंस हो पाया, यूजफुल लाइफ बिल्डिंग का 40 साल का है। हाउ एवर इट वॉज एस्टिमेटेड दैट, बच्चों रूफ को 20 साल में रिप्लेस करना पड़ेगा और कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द रूफ एट द करेंट प्राइसेस विल बी 25% ऑफ द टोटल बिल्डिंग कॉस्ट। मतलब अगर बिल्डिंग आपका 100 लाख रुपया में, लैंड नहीं बोल रहा हूं, बिल्डिंग अगर 100 लाख रुपया में बना है तो रूफ 25 लाख का है। डेप्रीसिएशन में रूफ का 20 साल का डेप्रीसिएशन है और बिल्डिंग का 40 साल का डेप्रीसिएशन है। तो अगर आप रूफ को और बिल्डिंग को अलग अलग डेप्रीसिएट नहीं करोगे तो आपका ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं आएगा। लास्ट में लिखता है रेडी, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वाज पार्टली फिनांस्ड बाय ए लोन ऑफ 28 लाख बोरोड ऑन 1 अप्रैल 2022। द लोन का इंटरेस्ट रेट वाज 9%। लोन को पूरा असेट के लिए कंस्ट्रक्शन में यूज किया गया। बीच में उसको इन्वेस्टमेंट इनकम 25,000 का हुआ। याद करो क्या पढ़े थे, इन्वेस्टमेंट इनकम के बारे में क्या पढ़े थे? सर याद नहीं है, मैं बोलता हूं। जितना बोरोइंग कॉस्ट होता है उसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम को माइनस कर दिया जाता है और नेट बोरोइंग कॉस्ट को ही कैपिटलाइज किया जाएगा। आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू अज्यूम दैट ऑल द नेट फिनांस कॉस्ट शुड बी एलोकेटेड टू द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री नॉट लैंड। डन। बोलता ब्याज का जो खर्चा है वो लैंड के लिए नहीं है, फैक्ट्री में ऐड कर दो। मतलब कुल मिला के वो बोलना चाहता है कि असेट को क्वालिफाइंग मान लो, हेलो, और इंटरेस्ट को असेट के साथ ऐड कर लो। क्योंकि यहां पे मैंने देखा कि कंस्ट्रक्शन में 8-9 महीना लग रहा है। आप देखो कब से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, आप मोबाइल में खोलो जल्दी से। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुआ? 1 मई को। अप्रैल में नहीं, मई में स्टार्ट हुआ, मई में, और दिसंबर में रेडी हो गया। तो आप अगर महीना काउंट करोगे ना तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। असेट टुक ओनली 8 months फॉर कंस्ट्रक्शन। और हम लोग 12 महीना का एक तो बेंचमार्क लेते हैं ना क्वालिफाइंग असेट के लिए, तो ये 12 महीना फुलफिल नहीं हो रहा है। लेकिन हम आपको पढ़ाए थे, अगर याद हो, कि मैनेजमेंट के पास एक वो होता है, पावर होता है कि उसको अगर लगे 8 महीना को क्वालिफाइंग लेना है, 7 महीना को लेना है, तो वो ले सकता है। यहां पे वो करने बोला है कि इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना है और बिल्डिंग के अंदर ऐड करना है। आगे लिखता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग? ये तो बनेगा इलीगल कॉस्ट है। रिलोकेटिंग नहीं बनेगा, इनॉग्रेशन नहीं बनेगा, जनरल ओवरहेड का एलोकेशन तो कभी नहीं बनता। तो ए पे टिक लगा दो या कॉपी में लिख दो। ये सेकेंड केस है, 2 का 1 का ए। अब आप देख रहे हो किस तरह का क्वेश्चन बनता है। हेलो, इस तरह के एमसीक्यू आएंगे। हम लोग 2-3-4 पेपर डिस्कस कर लेंगे क्लास में बैठ के, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, सब ठीक है, बहुत इजी क्लास में डिस्कस हुआ था और अच्छा यहां पे हो रहा है। नेक्स्ट,
What amount of employment cost of construction worker will be capitalized to the cost of factory building? कितना महीना कंस्ट्रक्शन हुआ देखो तो, कितना महीना कंस्ट्रक्शन हुआ? 8 मंथ, और मंथ का सैलरी दिया हुआ है पीछे में, कहां गया रे? ये रहा, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट 29,000, तो 8 इंटू 29,000 2,32,000 पे टिक लगा दो, मतलब अपना आंसर लिख दो 2 में सी। अब तीसरा क्वेश्चन आया, रेडी? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड? नेट वर्ड ही लिख दिया, इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस करना, और एक वर्ड आपको पढ़ना भूल गया था मैं, ये देखो, इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड बेस्ड ऑन 9 मंथ पीरियड। याद है अप्रैल में कंपनी ने लोन ले लिया था, यहां देखो, और कंस्ट्रक्शन का काम मई से स्टार्ट हुआ था। तो आपको याद है जब तक दोनों नहीं होता, माने ब्याज लगना चालू हो गया, कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, कैपिटलाइजेशन उसके बाद ही चालू होता है, तो लॉजिकली मई से ही कैपिटलाइजेशन चालू होना चाहिए था, पर हो सकता है अप्रैल का महीना में इनका कुछ एडमिन काम चल रहा होगा, इसीलिए वो लिखा है इंटरेस्ट इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द एंटायर 9 मंथ पीरियड। तो आप हमको बताओ 9 महीना का इंटरेस्ट कितना होगा? 28 लाख का लोन है, मल्टीप्लाइड बाई 9% इंटू 9/12, 180, चेक करो रे। और इन बिटवीन कुछ इन्वेस्टमेंट इनकम हम लोगों को हुआ था, और वो इन्वेस्टमेंट इनकम था 25,000। जब भी कोई स्पेसिफिक बोरोइंग होता है ना, स्पेसिफिक 2 बोरोइंग होता था, जनरल बोरोइंग और स्पेसिफिक बोरोइंग। स्पेसिफिक बोरोइंग में जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम होता है उसको इंटरेस्ट से माइनस कर दिया जाता है। तो माइनस किए तो नेट बोरोइंग कॉस्ट आया 1,64,000। चॉइस में है तो देख लो, नहीं तो अपन बोलेंगे क्वेश्चन गलत है। हम गलत जगह पे सॉल्व कर रहे हैं क्या? हाँ ठीक है, आप समझ तो गए ना। तो 164 को टिक लगा दो। हमको बताओ, क्वेश्चन 1, 2, 3 एकदम सिंपल था। AS 10 के ऊपर सुंदर सा सम बना करके दिया, और बहुत कुछ इतना अच्छा से लिखा ना कि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ एज सच। इसको कॉपी करना चाहते हो गया। और इसका वाला आंसर था 8 इंटू 29,000, वो कितना आया था? 232। अब लिखा व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द फैक्ट्री एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च बिल्डिंग रेडी हो गया था दिसंबर में, मार्च का कैरिंग अमाउंट या WDV पूछा है, यानी 3 महीना का डिप्रिसिएशन देने के बाद। अब उसमें आंसर दिया एक तो 30 लाख खाली, बोर्ड देखो 30 लाख आंसर है, एक आंसर है 57,78,000, एक आंसर है 27 लाख, और एक आंसर है 58 लाख, माने 27, 78, 125। अब प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोगों को जब तक कैपिटल कॉस्ट निकालेंगे नहीं, डेप्रिसिएशन देंगे नहीं, तब तक कौन सा आंसर करेक्ट पता नहीं चलेगा। तो चलो हम लोग असेट का कॉस्ट निकालते हैं, डेप्रिसिएशन देते हैं, WDV निकालते हैं, और चॉइस के हिसाब से कौन सा फिट बैठता वो देखते हैं। जल्दी हाँ बोलो, आइए स्टार्ट करते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन में भी आ सकता है 10-12 मार्क्स का, नहीं समझे? कंप्यूट द कैरिंग अमाउंट बोल करके CA फाइनल में आया हुआ क्वेश्चन है, कॉपी में लिखो चलो सब कोई। आपका मोबाइल फोन खुला हुआ है, बोलिए एक एक करके खर्चा का अमाउंट बोलिए जिसको जिसको ऐड करना है। सबसे पहले परचेज प्राइस ऑफ लैंड
एग्जाम में ऑब्वियसली आप इतना ऐसे सुंदर करके नहीं लिखोगे, रफ में 30 लाख खाली फिगर है ना। सेकेंड, अच्छा इसमें वो 2 लाख का लीगल कॉस्ट भी आ गया है। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। लेवलिंग बोलोगे, बोलते जाओ जो जो तुमको लगता है ऐड होना चाहिए, जो रॉन्ग होगा हम बोल देंगे। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ये हम लोग का निकाला हुआ है। नेक्स्ट, मटेरियल फैक्ट्री बनाने में लगा होगा ईटा, सीमेंट, बालू वगैरह, 21,24,000। रिलोकेटिंग एम्प्लॉय नहीं ऐड होगा, इनागुरेशन नहीं ऐड होगा, ओवरहेड कॉस्ट जो डायरेक्ट वाला है वो होगा, एलोकेटेड वाला नहीं होगा। कितने का ओवरहेड कॉस्ट हुआ? अच्छा 25,000 इंटू 8, वो पर मंथ है। ओके बच्चा, तब ठीक है। जनरल ओवरहेड कॉस्ट होगा नहीं क्योंकि वो तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है। और इंटरेस्ट कॉस्ट, $1 लाख नहीं, 64 ना, नेट कर दिए ना, ये नेट करके ही कैपिटलाइज होता है। ये 16 में पढ़े थे ये चीज, टोटल कॉस्ट। आपने लिखा अपनी कॉपी में? बोलो कितना हुआ? 58 लाख। अभी इसमें डिप्रिसिएशन भी देना है 3 मंथ्स का। अब ना आप आंसर देख सकते हो और आप पकड़ सकते हो कौन सा आंसर राइट है, फिर भी हम कैलकुलेट करके बताएंगे। 30 लाख रॉन्ग है तो खाली लैंड का दाम लिखा हुआ है, ये तो फैक्ट्री का, फैक्ट्री में तो लैंड एंड बिल्डिंग दोनों आएगा ना। 30 लाख रॉन्ग है, 57 लाख का सॉलिड चांस है, 57,78,000 का। 27 लाख भी रहूंगा, इतना तो डिप्रिसिएशन होगा नहीं, 40 साल में डिप्रिसिएट करना है। और 58 लाख भी नहीं होगा क्योंकि डिप्रिसिएशन तो माइनस होगा ना। तो ऑब्वियसली नाउ वी नो द आंसर एंड द आंसर इज बी, 57,78,125। लेकिन एग्जाम में अगर ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया और निकालने का क्वेश्चन आ गया तब तो गेस वर्क नहीं चलेगा ना। तो अब आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो डिप्रिसिएशन के लिए हाँ सारा कर रहे हैं। 1 मिनट, लैंड के ऊपर नो डिप्रिसिएशन, रूफ और बिल्डिंग। अब समझो टोटल 50, बच्चों आप लोग इसमें पार्ट लेना, कैलकुलेट करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता चलेगा फाइनल में क्या, ये फाइनल का ही सम है और इंटर के लेवल का भी है, इंटर में भी हो सकता है आराम से सम। अब बताओ टोटल 58 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग है, उसमें अगर 30 लाख का लैंड है तो 28 लाख का बिल्डिंग है, उसमें रूफ 25% है और बाकी बिल्डिंग 75% है। समझ गए? तो ये 7 लाख का हो गया और ये 21 लाख का हो गया। ये निकाले कैसे हम लोग? ऐसे 58 लाख माइनस 30 लाख इंटू 25%। इसका लाइफ कितने साल का और इसका लाइफ कितने साल का? 20 साल का और 40 साल का। तो इसका एनुअल हम लोग 3 महीना का करेंगे। अच्छा सुनो, और एक तो प्रॉब्लम है, बिल्डिंग रेडी हो गया था दिसंबर में, यूज करना चालू किए मार्च में, तो वो नहीं मार्च नहीं, फरवरी का 1 तारीख को, तो वो जो 1 महीना गुजरा जनवरी वाला, डिप्रिसिएशन दोगे कि नहीं दोगे? देंगे। आप रेडी कर लिया एसेट को, फिर 4 साल तक यूज ही नहीं करेंगे तो क्या वो डिप्रिसिएट नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। लैप्स ऑफ टाइम इज ऑल्सो ए
रीजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो इसका एनुअल बताओ, मैं 3 महीना का कर लेता हूं। एनुअल 35,000 एनुअल, ओके। तो डिवाइडेड बाई 4 या इंटू 3/12, 8750। और इसका एनुअल बताओ, 21 लाख का 40 साल में, 52,500 इंटू 3/12। ये ठीक है क्या रॉन्ग है, देख लो बेटा। ठीक है, तो ये आ गया 13,000। हाँ बेटा, थैंक यू, वेरी गुड। ये दोनों को 58 लाख से माइनस कर दो। फाइव 7,7,8,125। अब इसमें ना बच्चों, आपके पास एक छोटा सा ऑप्शन भी है, सुनना। अब जैसे ये खाली 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनाने के लिए इतना मेहनत लग रहा है, बाकी 6 मार्क्स आप लोग इजीली ला पा रहे हैं। हेलो, तो एग्जाम में आप इसको स्किप कर जाओ, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है क्या, आप हमको जल्दी बताओ। बाकी तो छोटा छोटा पार्ट तो जल्दी जल्दी हो गया था, इसको बनाने में 2 मार्क्स में बहुत मेहनत लगा। ये अकेला 12 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए था, इसको 2 मार्क्स के लिए डाल दिया। तो आप इसको स्किप कर जाना एग्जाम में। वो सब आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा कि भाई कौन सा बनाना चाहिए, कौन सा नहीं बनाना चाहिए। हां तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, और एक बात आपको बताना था, अगर वहां पे वो नहीं लिखा होता 9 मंथ पीरियड इंटरेस्ट के लिए, तो हम इंटरेस्ट 8 महीना का लेते, क्योंकि साफ साफ अगर आपको याद है तो मैं बोला था कि कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट तभी से होता है जब दोनों भी नहीं, तीनों चीज चालू हो जाए। ब्याज लगना चालू हो जाए, असेट का कंस्ट्रक्शन बनना चालू हो जाए, एक्टिविटीज नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट द असेट चालू हो जाए। ठीक है, चलो तीसरा एमसीक्यू का क्वेश्चन यही है ना बेटा, केसर लिमिटेड वाला। चलो पढ़ते हैं। फ्रीज है, ओके। केसर लिमिटेड के बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटीज हैं। बाईबैक करना चाहती है कंपनी 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 20 रुपया करके। बाईबैक के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंप्लाइड है, रिजोल्यूशन पास हो चुका है, कंपनी के पास पैसा है, बाईबैक करने में प्रॉब्लम नहीं है। आगे शेयर कैपिटल 12,50,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम है, पीएल है और रेवेन्यू रिजर्व है। रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है, जनरल रिजर्व है। तीनों का तीनों रिजर्व फ्री रिजर्व है बाईबैक के लिए। ऐसे भी पीएल और जनरल रिजर्व तो फ्री होता ही है, पर बाईबैक के सेक्शन में सिक्योरिटी प्रीमियम भी फ्री रिजर्व होता है। आगे कंपनी का टोटल बोरोइंग है 2875 और 1650, ऐड कर दो एक बार। $45,25,000 और कंपनी के असेट का डिटेल दिया हुआ, चाहो तो बैलेंस शीट भी बना सकते हो। आगे ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ है। पहला लाइन लिखा है बाय यूजिंग द शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, कितना शेयर हम खरीद सकते हैं। क्या रूल है याद है? 25% ऑफ इश्यूड नंबर ऑफ शेयर्स। जाओ इश्यूड नंबर ऑफ शेयर खोजो, 1,25,000, इसका 25% निकाल लो। 31,250 है चॉइस में, बी लिख दो अपने आंसर सीट में। लिख पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द रिसोर्स टेस्ट।
अच्छा रुक जाओ, आप लोग जो जो लिखना हो लिख लो कॉपी में। हम लोग बहुत सम बनाए हैं बाईबैक का, 10-11 सम बनाए हैं। रिसोर्स टेस्ट, पैसा वाला टेस्ट, तो हम लोग बोलते थे कैपिटल और फ्री रिजर्व का मिलाकर के 25% पे कर सकते हैं। तो कंपनी का कैपिटल कितना है देखो, 12,50,000, और कंपनी का तीनों ही रिजर्व फ्री रिजर्व से, तीनों रिजर्व का टोटल बता दो, तीनों फ्री है 18,75,000। इसका टोटल कर लो, 12,50,000 प्लस 18,75,000, 30, इसको इक्विटी बोलते हैं। इसका 25% का कैश पेमेंट पॉसिबल है मैक्सिमम, उसको रिसोर्स टेस्ट बोलते हैं, इंटू 25%। तो 781, 250 रुपीज का मैक्सिमम पेमेंट पॉसिबल है। इसको 20 रुपया करके एक एक शेयर खरीदने में यूज में लेंगे, बिकॉज दिस इज कैश दैट वी कैन पे। डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो आपको पता चलेगा कितना शेयर हम खरीद पाएंगे, एंड द आंसर इज 39062। तो इसका आंसर था 31,250, इसका आंसर है 39062। नेक्स्ट में बोला यूजिंग डेट इक्विटी टेस्ट। डेट इक्विटी टेस्ट में याद होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज होता था। मैं आपको इक्वेशन लिख के देता हूं, आप तो भूल गए होंगे, कॉपी में लिखते हैं या यहीं पे लिख दें, कॉपी में लिखते हैं। यह है साइमल्टेनियस इक्वेशन टेस्ट। हाँ बच्चा, ये 781,250 जो ये रुपया पे कर सकती है, तो कैश है ना, ये आपका रुपया में एंट्री है, दीज फिगर्स आर इन रुपीज। इसका 25% हम मैक्सिमम पे कर सकते हैं, पर इसको पे करके शेयर ही तो खरीदेंगे ना, रिसोर्स टेस्ट है, तो एक शेयर 20 रुपया करके खरीदने का बात हो रहा है। तो 781,250 रुपीज में कितना शेयर खरीद पाएंगे, डिवाइडेड बाय 20। रेडी? ये देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन, बाईबैक अमाउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम इक्विटी माइनस सीआरआर अमाउंट। याद होगा ये चीज? सर याद तो नहीं है पर देखे जरूर हैं। और सीआरआर अमाउंट का फॉर्मूला है बाईबैक अमाउंट डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस इनटू फेस वैल्यू। इस दोनों का साइमल्टेनियस इक्वेशन करके डेट इक्विटी का टेस्ट होता है, उससे पता चल जाता है कितना शेयर बाईबैक होगा। तो बाईबैक अमाउंट को y पकड़ लो, करेंट इक्विटी कंपनी का कितना यहां पे निकाला हुआ है 31,25,000। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो कंपनी का डेट हम लोग निकाले थे 45,25,000 आया था। डेट का आधा, डेट इक्विटी रेशियो 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इक्विटी कैन वर्स्ट केस में डेट का आधा, उससे नीचे जाते ही डेट इक्विटी रेशियो 2 को क्रॉस कर जाएगा। तो मिनिमम इक्विटी इज ऑलवेज डेट डिवाइडेड बाई 2। तो डेट था 45,25,000 का, और माइनस सीआरआर को एक्स पकड़ लेते हैं, तो ये आया 31,25,000 माइनस 22,62,500 माइनस एक्स। वाई बाईबैक अमाउंट है, एक्स सीआरआर अमाउंट है। एक्स इज इक्वल टू वाई जो कि बाईबैक अमाउंट है डिवाइडेड बाई 20 बाईबैक प्राइस इंटू 10 फेस वैल्यू। तो आप बोलेंगे y इज इक्वल टू 2x। शॉर्ट में लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, फुल में बहुत सम में लिखा हुआ है ये चीज।
2x को अगर यहां पे बिठाएंगे इस जगह पे तो अपना आंसर आएगा 2x इज इक्वल टू 31,25,000 माइनस 22,62,500 इज 862,500 माइनस x. तो 3x इज इक्वल टू 862,500. सो x इज इक्वल टू 287,500. ये क्वेश्चन से बाईबैक रिवाइज भी हो गया एक तरह से. नाउ टेल मी, ये CRR अमाउंट है और CRR फेस वैल्यू का बनता है. याद तो होगा CRR फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल रिडीम्ड. तो इसको आप 10 से डिवाइड कर दो तो नंबर आ जाएगा, बिकॉज दिस इज अमाउंट ऑफ CRR. नंबर पता करना है तो इसको 10 से डिवाइड कर दो. सो 287,500 डिवाइडेड बाई 10 इज 28,750. देखिए ये चॉइस क्वेश्चन पेपर में है या नहीं है. सी इज द चॉइस. अच्छा अब सुनिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए. ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज 3 टेस्ट हाउ मच मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स यू कैन बाई बैक. तीनों में जो लीस्ट होगा, क्योंकि तीनों कंडीशन को फुलफिल करना है. पहला टेस्ट बोलता है 31,250, दूसरा टेस्ट बोलता है 39,062, तीसरा बोलता है 28,750. तो यही होगा आंसर. देखो वो चॉइस होगा जरूर. लगा दो टिक, कॉपी में आंसर लिख लो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है ये याद रखने वाला क्वेश्चन है. क्या बोलता है देखो. ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एक्सेप्ट. सारे खर्चा को हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन से एक्सक्लूड करते हैं. एडमिन का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, स्टोरेज का खर्चा और अबनॉर्मल वेस्टेज. याद है 4 खर्चा को एक्सक्लूड किया जाता है, इन्वेंट्री में ऐड नहीं करते. इन्वेंट्री को रेडी करने में जो खर्चा लगता है खाली उसी को ऐड करते हैं. लेकिन जो फिक्स्ड ओवरहेड होता है उसको नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे अलोकेट किया जाता है. बहुत सारा सम बनाए इन्वेंट्री में, तो इस पे टिक लगा दो. बाकी सारा खर्चा एक्सक्लूड होता है. इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी है, वो भी एक्सक्लूड होता है. अच्छा यहां एक तो टाइपिंग एरर है. स्टोरेज कॉस्ट के सामने लिखा है विच इज नेसेसरी, नॉट नेसेसरी शुड बी द आंसर. ये टाइपो है. विच इज नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, बिकॉज एनीथिंग दैट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस विल हैव टू बी एडेड एज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. बिकॉज असेट any expense which is incurred to bring the inventory to its present location and condition will form part of cost. तो ये नॉट होना चाहिए, टाइपो एरर है. अगला क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू AS 18 रिलेटेड पार्टी, इसमें से कौन रिलेटेड पार्टी नहीं है? बैंकर. गुड गुड गुड. क्योंकि स्टोरी एकदम क्लियर था कि 5 ही तरीका से रिलेटेड पार्टी बनेगा. बाकी कोई बैंकर, बड़ा सप्लायर, बड़ा क्रेडिटर, बड़ा लेंडर, गवर्नमेंट, कोई रिलेटेड पार्टी नहीं बनेगा. तो बी इज द चॉइस. अच्छा ए में बड़ा शेयर होल्डर है, सी में एसोसिएट कंपनी है और उसमें KMP है. दे ऑल आर रिलेटेड पार्टीज. अच्छा देखिए ऐसा क्वेश्चन भी है जो हम लोग क्लास में डिस्कस करते थे, वो इसी तरह का होता था, लेकिन वैसा क्वेश्चन भी है. लास्ट,
ए प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन विच इज कैरिड आउट विदाउट लिक्विडेटिंग द कंपनी एंड विदाउट यहां फॉर्मिंग ए न्यू वन। चाहे अमलगमेशन हो चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, पुराना कंपनी खत्म हो जाता है, लिक्विडेट हो जाता है, लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी वही रहता है। तो ये हम लोग के ना उस एमसीक्यू के क्वेश्चन में भी था। तो किस में टिक लगा आप लोगों का? 6 नंबर में, ए में। ये इस तरह के आप एमसीक्यू आप एक्सपेक्ट करोगे एग्जाम में। बाईबैक का चैप्टर पढ़ लिए तो 8 मार्क्स का एमसीक्यू डायरेक्टली हो गया। एएस 10 पढ़ लिए तो 8 मार्क्स का एमसीक्यू हो गया। नहीं, बट दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस इज गोइंग टू बी द स्टैंडर्ड। ओके, एक छोटा सा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जस्ट 2 मिनट्स रेस्ट टाइम। हेलो। वापस से अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से देखिए 70 मार्क्स का। उसने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 इज रेडी। कौन है? वो तो ऑफिस जाना पड़ेगा बच्चों। 1 मिनट, अनुपम जरा नीचे आना, बच्ची से बात कर ले। दरवाजा बंद कर दीजिए बेटा, वो आ रहा स्टाफ आपको बता देगा। इधर बोर्ड पे देखो, रेडी। क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द रिमेनिंग 5। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन पढ़ूं? गोल्ड सिल्वर और शेयर वाला इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाला, सेम क्वेश्चन हम लोगों का क्लास में सॉल्व किया हुआ है। तो हम लोग इसको अवॉइड करें अभी टाइम बचाने के लिए। झूठ मूठ का सेम सम दोबारा बनाने का क्या मतलब है? आप खाली अपने कॉपी में लिख दो, मैं आपको दिखा देता हूं वो सम कहां पे है। तो उसके पीछे में आप अपने कॉपी में ना नंबर लिख लो, सो दैट बाद में अगर कभी ये मॉक टेस्ट आपको दोबारा करना पड़े। ये रहा अपना सम, इवन अमाउंट भी वही है। जरा देखिए जल्दी। हेलो, तो आप अपनी बुक कॉपी में लिख दीजिए पेज 52, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए, आइए। लीज का क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूं। लेसी लिमिटेड एक मशीन लिया लीज पे जिसका फेयर वैल्यू, हेलो, जिसका फेयर वैल्यू 7 लाख था। आगे, इकोनॉमिक लाइफ और लीज टर्म 3 साल का था। पढ़ो आगे। लीज रेंट साल का 3 लाख रुपए। एट द एंड ऑफ ईच ईयर द लेसी पेज 3 लाख रुपीज। गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू इज 22,000। माने कुल मिलाकर के लेसी 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख और 22,000 भी देगा। गारंटीड अमाउंट है ये। हाउएवर लेसर एस्टिमेट करता है कि रेसिजुअल वैल्यू सिर्फ 15,000 ही मिलेगा। क्लियर है? तो अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू इज 0 या -7,000। अनगारंटीड रेसिज, और अगर ये 25,000 होता तो 3,000 इज दी अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू। ओके, आगे। द
द इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी कंसीडर्ड बाय लेसी लिमिटेड एंड द फिनांस चार्ज ऑफ ईच ईयर। अभी अभी आप लोगों की क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया है, आपको याद होगा लेसी दो में से एक अमाउंट विच एवर इज लोअर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू ऑफ द असेट, विच एवर इज लोअर को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता है। ये सेम सम मेरे को लगता है, एक बार देखो मेरी बुक में है, केस 19 का पेज नंबर बताओ तो, मिल गया 65 नंबर पेज। ये रहा सेम सम, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी देखिए। तो जो सेम सम है ना बेटा, वो नहीं सॉल्व करवा रहे हैं क्लास में, इट्स ओके ना। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 67, एकदम फिगर वर्क के साथ सब कुछ सेम है। सी नंबर क्वेश्चन डोंट टॉक, सी नंबर क्वेश्चन देखिए। एक्स लिमिटेड एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया 4 साल पहले 150 लाख्स में, 10% स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन दिया। एट द एंड ऑफ 4th ईयर रिवैल्यू किया 75 लाख में, रिवैल्यूएशन लॉस को पीएल में डाल दिया, वैसा होता भी है। रिवैल्यूएशन के डेट में असेट का मार्केट प्राइस 67.5 है और डिस्पोजल कॉस्ट 3 लाख है। इंपेयरमेंट अकाउंटिंग का सम है, नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर, रिकवरेबल अमाउंट होता है। What will be the treatment in respect of impairment loss on the basis of fair value for revaluation purpose is determined by the market value and the value in use is 60 lakhs. क्वेश्चन ये, अब आइए बात करते हैं। जब असेट खरीदे थे तो असेट का दाम क्या था? उसने खाली इतना ही पूछा है कि इंपेयरमेंट का अकाउंटिंग कैसे होगा, और ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कोई एमसीक्यू नहीं है, तो आप मेरे साथ सॉल्व करो। परचेज प्राइस 150 लैक्स, डेट दिया है 4 साल ना, तो डिप्रिसिएशन 4 साल का, लिखो लिखो, इसको तो साथ में लिखना पड़ेगा। 4 साल का डिप्रिसिएशन कैसे बोला है? 10% स्ट्रेट लाइन, 10% का मतलब हो गया 15 लाख रुपया, 4 साल का तो 60 लाख, तो असेट का WDV बचा 90 लाख। अब इसको रिवैल्यू कर दिए, हाँ ऐसे लिख रहा हूं, रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू P&L, और यहां मैंने लिख दिया रिवैल्यूड एट 75 lakhs। तो कितने का रिवैल्यूएशन लॉस पीएल में गया? 15 लाख का। ये डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस ऐसे कैलकुलेट करके नहीं दिया, ये 75 खाली दिया हुआ है। हम लोग को रिवैल्यूएशन लॉस का अमाउंट भी नहीं बताया है, वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। अब इंपेयरमेंट अकाउंटिंग हुआ, इंपेयरमेंट में हम लोगों को रिकवरेबल अमाउंट निकालना पड़ता है। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। नेट सेलिंग प्राइस क्वेश्चन पेपर में नेट तो नहीं दिया है, अलग अलग दिया है। बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा और बेचने पे क्या खर्चा लगेगा, बोलो। 67.5 -3, ये राइट है, 64.5। और वैल्यू इन यूज, जिसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो बोलते हैं, वो निकाल के दिया है 60। लिख रहे हो सब कोई?
कॉपी हो रहा है। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? इन दोनों का हायर। तो अपना रिकवरेबल अमाउंट निकला 64.5। अब बताइए, अगर असेट का कैरिंग अमाउंट आज के दिन 75 है और उसका रिकवरेबल अमाउंट 64.5 है, याद आ रहा है कुछ कि नहीं याद आ रहा है? तो डिफरेंस को इंपेयरमेंट लॉस बोलते हैं। कितने रुपए का इंपेयरमेंट लॉस निकला? इंपेयरमेंट लॉस इज 75 माइनस 64.5, दैट इज 10.5। नॉर्मली ये पीएल में जाता है, लेकिन पहले से अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट से एडजस्ट, याद होगा, प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाता है। पर हम लोग के पास पहले से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट नहीं है, रिवैल्यूएशन लॉस है। तो फिर इस इंपेयरमेंट लॉस को आरआर के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे कि आरआर तो है ही नहीं। लिखो इंटायर इंपेयरमेंट लॉस of 10.5 will be transferred to P&L. ओके, अगर यहां पे बोर्ड पे देखो, अगर ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता और ट्रांसफर टू आरआर होता, तो ये रिवैल्यूएशन लॉस पूरा ही आरआर से एडजस्ट हो जाता और फिर भी आरआर में बैलेंस बच जाता। ओके, स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं लिख के लाया हूं, देखो ये सेम क्वेश्चन बैलेंस शीट का क्वेश्चन है। ये ट्रायल बैलेंस है, नीचे में 4-5 इंफॉर्मेशन है। पेज नंबर 169 खोलिए प्लीज। ओपन बुक नहीं लाए, कल से बुक लाइएगा प्लीज। पेज नंबर 169, क्वेश्चन नंबर 5 क्लास वर्क का। खाली टोटल देख लो ना ट्रायल बैलेंस का, आपको समझ में आ जाएगा कि एकदम डिट्टो डिट्टो सम है। तो आप ये हेलो, आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में कि बहुत सारे सम हम लोगों का बुक से ही आएगा। इस बार भी मोर देन 70% क्वेश्चन डिट्टो था। खाली एमसीक्यू का क्वेश्चन अलग से आएगा, बिकॉज एमसीक्यू का केस स्टडी रहेगा ना, तो कैसे कोई प्रिपेयर करवा सकता है, इसीलिए हम लोग मॉक टेस्ट से करवा रहे हैं। आगे तो ये हम लोग क्लास में सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ओके, बिकॉज इट्स ऑलरेडी सॉल्व इन द क्लास। आगे 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। वाई यूज सर्टेन रिसोर्सेस ऑफ एक्स एंड रिटर्न एक्स रिसीव्ड 10 लाख रुपया एंड 15 लाख रुपया इन द नेम ऑफ interest and royalty from Y during the year 22-23. You are required to state whether and on what basis these revenues can be recognized by X Limited. इंटरेस्ट के बारे में बात करो पहले, अक्रूवल बेसिस। 3 बात और लिखना होगा, बिकॉज बेसिस के बारे में थोड़ा और डिटेल लिखना होगा, और शेड्यूल 3 का भी डिस्कशन करना होगा, बिकॉज P&L बना रहे ना, ऑलरेडी रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी है, बट शेड्यूल 3 का भी हिंट देना होगा कि कहां पे लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखेंगे कि अदर इनकम में लिखेंगे, ये सब भी बात करेंगे। तो इंटरेस्ट अक्रूवल बेसिस, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में? लोन अमाउंट, हाँ भाई लोन अमाउंट, पीरियोडिसिटी और इंटरेस्ट रेट, उसी से अक्रू कितना हुआ पता करते हैं। कॉपी में लिखो 3 का ए लिखो, इंटरेस्ट इनकम। द बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन इज
अक्रूअल बेसिस। ये हम लोग इसका आंसर किए। हेलो, मोबाइल छोड़ दे थोड़ा देर। क्वेश्चन यहां पे भी है बेटा। क्या लिखा? द बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन इज अक्रूअल बेसिस, फुल स्टॉप। द अमाउंट डिपेंड्स अपॉन, एस 9 का लैंग्वेज लिख रहे हैं। द अमाउंट डिपेंड्स अपॉन द लोन अमाउंट, rate of interest and tenure of the loan. पीरियड भी बोल सकते हो। फुल स्टॉप। इंटायर ₹10 lakhs will be recognized as revenue as per AS 9. क्लियर? अब अदर इनकम में दिखाएंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाएंगे? किस लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? आपको कैसे पता चला? इस कंपनी का काम ही है ये। लोन पे पैसा देना इस कंपनी का काम है। आपको कैसे पता चला? ये कोई बैंक है क्या, या ये कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है क्या? तो हम लोग नॉर्मली इंटरेस्ट इनकम को अदर इनकम में दिखाते हैं। लिखो, दिस इज टू बी शोन अंडर अदर इनकम। सेम चीज रॉयल्टी के साथ भी होगा। ओके, अब नीचे लिखो रॉयल्टी। किस बेसिस पे इनकम में लिखोगे? अक्रूअल। अक्रूअल के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखना होगा कि अक्रू कितना होता है ये एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, रॉयल्टी में ऐसा एग्रीमेंट होता है जितना प्रोडक्शन करोगे रॉयल्टी देना होगा। कई बार रॉयल्टी होता है जितना सेल करोगे उतना रॉयल्टी देना होगा। तो जब तक एग्रीमेंट नहीं पता चलेगा ना, तो अक्रूअल नहीं पता चलेगा। लिखो, the basis of recognition is accrual basis which is to be determined, कंप्यूटेड, डिटर्मिंड, कुछ भी एक वर्ड लिख देना। डिटर्मिंड इज अ गुड वर्ड, लिखो ना। विच इज टू बी डिटर्मिंड इन अकॉर्डेंस विथ द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। फुल स्टॉप। सो इंटायर ₹15 lakh बोलिए, विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। हम लोग ये मान ले रहे हैं कि जो 15 लाख का रॉयल्टी मिला वो अक्रू हो गया है, वो कोई एडवांस नहीं है। क्योंकि अगर वो एडवांस होता, वैसा कुछ होता तो अगला बताता। फुल स्टॉप। दिस इज ऑल्सो टू बी शोन अंडर अदर इनकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हम लोगों को अभी सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा सेम सम मेरा बुक में नहीं है, बट इससे 10 times डिफिकल्ट सम हम लोग क्लास में बनाते थे। ये उसमें से बहुत ही ईजी है। आइए मेरा बुक से पढ़िए साथ में, और नहीं तो अपना मोबाइल भी देखिए। ये बैलेंस शीट है। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नेगेटिव है ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट, इन्वेस्टमेंट,
इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। बैलेंस शीट एकदम नॉर्मल है। आगे नोट्स ऑन अकाउंट्स। शेयर कैपिटल में इक्विटी है, प्रेफरेंस है। रिजर्व सरप्लस P&L डेबिट बैलेंस के नाम से है, बिना बोले राइट ऑफ करिएगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का समय है। आगे बोरोइंग में डिवेंचर है, पीपी में प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर है, इंटेंजिबल असेट में पेटेंट एंड कॉपीराइट है। गुडविल अगर होता, बोलिए, बिना बोले राइट ऑफ होता है। 3 चीज हम लोग बिना बोले राइट ऑफ करते हैं, P&L का डेबिट बैलेंस, वो क्या नाम, फिक्टिशियस असेट्स और गुडविल। आगे इन्वेस्टमेंट 68 का है, उसका मार्केट वैल्यू 55 है। पहला लाइन स्टार्ट होता है। अच्छा देखो नीचे में देख लो, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज 1, प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, लेजर भी बनाना है 2, प्रिपेयर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, पूरा बैलेंस शीट नहीं, एक्सट्रैक्ट फॉर इक्विटी एंड लायबिलिटी, माने इक्विटी एंड लायबिलिटी तो पूरा ही हो गया, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड मांग लिया और क्या। आफ्टर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज थ्रू, और ये 10 मार्क्स का है। नहीं मार्क्स ठीक है, क्योंकि आप अगर ट्रांजैक्शंस देखेंगे ना इसके अंदर, दे आर वेरी लिमिटेड, और आपको पूरा सम सॉल्व करने में अभी 330 हुआ है, देखिएगा, इट विल नॉट टेक मोर देन 20-25 मिनट्स। और 20-25 मिनट अगर 10 मार्क्स कंप्लीट होता है ना तो खराब नहीं है, बहुत सारा जल्दी जल्दी भी तो होगा ना। ओके चलो पहला लाइन पढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने बोला दे विल गिव अप 30% ऑफ देयर कैपिटल, उनको 11% डिवेंचर चाहिए। जाओ कैपिटल देखो, 6 लाख। कितना रुपया वो लोग माफ किया और कितना रुपया का डिवेंचर इशू करेंगे? जर्नल एंट्री याद है कि हम बताएं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन टू 11% डिवेंचर्स। बोलिए 6 लाख 180 420। तो सेक्रीफाइस अमाउंट कितना है, हम लोग को कितना प्रॉफिट हुआ बीइंग ए कंपनी? 1,80,000। सेकेंड पैराग्राफ में आपको शो करता हूं, डिवेंचर होल्डर्स जिनका प्लांट एंड मशीनरी पे चार्ज था, दे एक्सेप्टेड द प्लांट एंड मशीनरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। डिवेंचर होल्डर है बैलेंस शीट में 12 लाख का, और प्लांट एंड मशीनरी है बैलेंस शीट में 9 लाख का, 3 लाख का प्रॉफिट है। कैसा जर्नल एंट्री बनेगा याद करके बताओ? गुड। 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट to plant and machinery to capital reduction। नरेशन एग्जाम में क्या लिखोगे? बीइंग डिवेंचर होल्डर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। नेक्स्ट, इन्वेंट्री 5 लाख का। ऐसे इन्वेंट्री बैलेंस शीट में ज्यादा है, इन्वेंट्री बैलेंस शीट में 14 लाख है। बोला 5 लाख का इन्वेंट्री विल बी टेकन ओवर बाय ट्रेड पेएबल इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। और ट्रेड पेएबल जानते हो बैलेंस शीट में कितना है? वो है 592। तो कैसा जर्नल बनेगा कोशिश करो।
592 यहां पे है बेटा, देखो ट्रेड पेएबल बैलेंस शीट में है। ये देखो, मैं दिखाता रहता हूं इसीलिए बोलता हूं, मोबाइल में ऊपर नीचे करने में प्रॉब्लम होता है ना, क्वेश्चन पेपर रहता है तो फट से देख लोगे। ट्रेड पेएबल डेबिट 592, आगे बोलना है टू इन्वेंटरीज 5 lakhs, to capital reduction 92,000. Next, investment value will be reduced to the market price, मतलब कुल मिलाकर के अब असेट राइट ऑफ करने का काम चालू हो गया। क्या एंट्री करते थे याद करो, टू इन्वेस्टमेंट और टू पीएल डेबिट बैलेंस भी इसी के साथ कर दो, क्योंकि हम लोग असेट राइट ऑफ सब ना एक साथ कर देते थे। इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ कितना है और पीएल डेबिट बैलेंस है 4,05,000, कुल मिलाकर के 4,18,000। लास्ट लाइन लिखता है कंपनी 11% डिवेंचर इशू कर रहा है 3 लाख का टू ऑगमेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसका मतलब रुपया चाहिए कंपनी को, वर्किंग कैपिटल में कैश भी होता है ना, तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, डिवेंचर इशू करके पैसा लाएगा। एंड सेटलमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का भी पेमेंट कर देगा। तो नया 2 एंट्री बताओ, पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर्स एंड दैट इज 3 लाख। ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में कितना है वो ढूंढ के लाना होगा। सब में शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लिखा हुआ, ये देखो बच्चों यहां पे 1,50,000, तो और इत्रो ठीक ही देख करके बोला 1,50,000। सम क्लोज हो गया, खत्म हो गया। कैपिटल रिडक्शन का जो बैलेंस बचता है क्या करते हैं याद करके बताओ। चेक करो कैपिटल रिडक्शन में कुछ बैलेंस है क्या, और कोई असेट है क्या राइट ऑफ करने के लिए। रे गुडविल नहीं है ना, कोई फिक्टिशियस असेट नहीं दिखा था ना। पेटेंट एंड कॉपीराइट को आप राइट ऑफ अपने मन से नहीं कर सकते, वो इंटैंजिबल असेट है, फिक्टिशियस नहीं है। तो 180 प्लस 3 lakhs प्लस 92,000 माइनस 4,18,000 1,54,000 चला गया। कहां पे बोलो याद है, कैपिटल रिजर्व में। अब बताइए 10 मार्क्स के बराबर ही तो है, और क्या औकात है इसका, छोटा सा ही क्वेश्चन है। अरे तो टाइम भी तो उस हिसाब से है, 10 मार्क इज 1/10 ऑफ योर क्वेश्चन पेपर एंड देन यू आर गेटिंग फुल मार्क्स। चलिए कैपिटल रिडक्शन, आप टाइम देखिएगा ना कितना वक्त हम लोग को लग रहा है, और हम लोग तो डिस्कस करके बना रहे हैं ना, आप लोग तो बिना डिस्कशन किए फटफट बनाओगे, तो आप लोग को वो टाइम थोड़ी लगेगा।
आप ये भी बोल सकते हो सर हम लोग सही भी थोड़ी बनाएंगे, बट देन सही तो बनाओगे ना भाई। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का लेजर बना रहे हैं, उन्होंने मांगा है लेजर। फॉर्मेट रेडी करो सब बच्चे लोग। जगन्नाथ बोल के लड़का बोल रहा है कि लीज वाला सेम क्वेश्चन सितंबर एग्जाम में आया था। सितंबर का तो एग्जाम ही नहीं हुआ। अच्छा मई लिख रहा है वो। अच्छा वो बोलता है सितंबर में आया, सितंबर में आएगा क्या, मई में आया था। ये बाबा हम थोड़ी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। वो उसका मैं क्वेश्चन ठीक से समझा नहीं। वो लिखता लीज क्वेश्चन उड़िया में लिखा 80 सितंबर रे मेरे 80 थी ला। बोला विल इट कम इन सितंबर, इट केम इन मई। यू कैन से चलो बोलो इसमें कहां कहां से प्रॉफिट आया, बोलो कहां कहां लॉस हुआ, बोलो जल्दी जल्दी। प्रॉफिट वाला पहले बोलो। बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 180, बाय डिबेंचर्स 3 लाख, बाय ट्रेड पेएबल। सर जब हम आपको पढ़ाते थे ना ये चैप्टर, तो हम आपको बोलते थे 5 लोग सेक्रीफाइस देता है, यहां 3 आदमी दिया है। कौन कौन नहीं दिया बोलो? इक्विटी शेयर होल्डर नहीं दिया और बैंक लोन नहीं दिया। चलिए क्या क्या राइट ऑफ करना, एक तो 2 P&L और एक 2 इन्वेस्टमेंट। 2 P&L 4,05,000, 2 इन्वेस्टमेंट 13,000। और बैलेंस ट्रांसफर कहां होगा? 2 कैपिटल रिजर्व 1,54,000। टोटल मैच किया। बैलेंस शीट मांगा है, लाइबिलिटी साइड ओनली विथ नोट्स। तो बैलेंस शीट अगर लाइबिलिटी साइड ओनली मांगा है दैट मीन्स इट्स ए बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। बैलेंस शीट से आधा अधूरा निकाल के आप जब बैलेंस शीट बनाते हो, इट्स नॉट अ बैलेंस शीट, इट्स अ बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। डेट वेट है क्या क्वेश्चन पेपर में? 31 मार्च 23। बोलिए। लाइबिलिटी साइड हो भले ही, लेकिन यहां पे एंड रिड्यूस्ड लिखना चाहिए। भले पूरा बैलेंस शीट नहीं हो, 5 साल तक एंड रिड्यूस्ड वर्ड लिखना चाहिए।
आराम से टाइम ले करके शेयर कैपिटल। बीसी बच गया क्या? पूरा इक्विटी बच गया ना, प्रेफरेंस खत्म हो गया क्या पूरा? और इक्विटी में ये लोग सेक्रीफाइस कुछ लिया ही नहीं, तो ये ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल इट हैज हैपेंड इन द क्वेश्चन, सो वी शुड बी हैप्पी। अच्छा, इसका नोट्स ऑन अकाउंट देख लो इधर, बस यही बनाना है। कुछ एक्स्ट्रा आप नहीं लिख सकते। ये 20 लाख लिख के छोड़ दोगे, हम अभी नोट्स ऑन अकाउंट्स नहीं बनाएंगे क्योंकि एकदम कॉपी करना है ना, तो वो टाइम हम लोग बचाएंगे। रिजर्व सरप्लस का नोट बनाओगे, खाली कैपिटल रिजर्व वर्ड लिख दोगे बस, क्योंकि ये तो खत्म हो गया। बोलो हाँ। और कैपिटल रिजर्व 1,54,000 का आ गया। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट बनाओगे, 11% डिबेंचर है, और वो भी 2 बार इशू हुआ है। एक बार प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इशू हुआ है और एक बार नया पैसा रेज किए हैं। तो नया पैसा हमको 3 लाख याद है, 420। तो आप जब यहां लिखोगे ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग 11% डिबेंचर्स 7,20,000। ओके, बोलो 1,54,000, 23 लाख 50, 21,54,000। $720 ना, चेक करने दो मेरे को। हाँ हाँ हाँ, 11% डिवेंचर ही तो है खाली, ठीक है। एक बार करेंट लायबिलिटी देख लो तो पूरा खत्म हो गया, क्योंकि वो ये नहीं बोला कि शेयर कैपिटल और नॉन करेंट लायबिलिटी, वो बोला लायबिलिटीज। तो करेंट लायबिलिटी भी लिखना होगा अगर बचे होगा तो कुछ भी। आप बोल रहे हो करेंट लायबिलिटी में कुछ भी नहीं बचा, ट्रेड पेएबल को इन्वेंट्री दे दिए थे ना, और ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर दिए थे, तो ये 0 हो गया। तो ये अपना लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया। और आप इसके नोट्स ऑन अकाउंट्स में क्या लिखोगे एकदम सामने में क्लियर है, तो हम लोग वो टाइम अपना सेव कर लेते हैं। अब देखो टोटल 15 मिनट लगा नोट्स बनाने में, और 5 मिनट लग जाएगा। तो 20 मिनट्स में अगर आप एक 10 मार्क का क्वेश्चन बनाते हो ना, इट्स रीजनेबली गुड। पेज पलटे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाम सुन के याद आ गया होगा, हरी लिमिटेड और वायु लिमिटेड अमलगमेशन में था, याद है? और उस तरह का बहुत सारा सम था इस वैरायटी का। कॉपी में लिख लो, पेज 232, क्वेश्चन नंबर 7, क्लास वर्क। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा 14 मार्क्स का सम है, पूरा 14 मार्क्स का, और एकदम सेम सम है। आप चाहो तो घर में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, पीसीवीसी वगैरह सब सेम है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, विराट और अनुष्का वाला विरुष्का वाला सम। हम लोग हंस भी रहे थे। पहला होल्डिंग कंपनी वाला, होल्डिंग विराट शायद 70-80% स्टेक खरीदा था, तो बाद भी और 20% किसके पास है? आगे कोई बोला भी था, रणवीर सिंह ने, ऐसे कोई बात भी हुआ था, यही बोला होगा बेटा। क्या बोला? और इस सब में कोई एडजस्टमेंट नहीं है।
इसको भी लिख लो, पेज 138, क्वेश्चन नंबर 4, क्लास वर्क। अच्छा ठीक है ना, ये सब हम नहीं सॉल्व करा रहे हैं, हाँ, बिकॉज इट्स अननेसेसरीली वेस्टेज ऑफ टाइम। आप तो भगवान से मनाओ इस तरह का 4-5 सम बनाया हुआ आ जाए एग्जाम में। आइए 6 का ए 4 मार्क्स का है और बी, माने ए में 2 क्वेश्चन है इधर और करके, एंड देन बी है 6 नंबर सम बना रहे हैं अब हम लोग। व्हाट आर दी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स विच इंप्रूव द यूजफुलनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड देयरिन। क्वालिटी, 4 क्वालिटी होता है। रिलायबिलिटी, मेरे को बोलने दो, अंडरस्टैंडेबिलिटी इज द फर्स्ट वन। अंडरस्टैंडेबिलिटी, इस तरह का फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ जो लोगों को समझ में आए, लोग इंटरप्रीट कर सकें, डिसीजन ले सकें। अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, और एक क्या छूट गया, चौथा वाला क्यों ध्यान में नहीं आ रहा है? आप एक बार लिखना स्टार्ट करो, मेरे को याद आ जाएगा। रेलेवेंस, रेलेवेंस के बारे में एक लाइन क्या लिखोगे? एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा, मेरा कॉपी में तो लिखा हुआ होगा, 1-2 लाइन भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज व्हाट आर करके खाली नाम नहीं लिख सकते आप, 4 मार्क्स नहीं मिलेगा। थोड़ा लिखाऊं? लिखा हुआ है, लेकिन उसमें भी हम कुछ खाली नाम लिखा के छोड़ दिए होंगे। हाँ, एकदम फर्स्ट वाला चैप्टर, एक लाइन लिखो। कॉम्पेरेबिल, पहला लिखो अंडरस्टैंडेबिलिटी, ऊपर में लिखा पहले 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर। नीचे लिखो ए, अंडरस्टैंडेबिलिटी। डैश करके सिर्फ 1 लाइन, 1.5 लाइन, 1.5, 2 लाइन मैक्सिमम लिखो। द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स should be understandable by the users। याद हो तो हम एक लाइन बोलते थे यहां ये पढ़ाते वक्त कि हम तो फिनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबल बना देंगे, पर सामने वाला अगर पगला हो, उसको कुछ समझ में नहीं आए, उसको बिजनेस का भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हम कहां से अंडरस्टैंडेबल कर देंगे? उसके लिए बेसिक नॉलेज ऑफ दी फिनांस उसको होना चाहिए। वो भी लिखो, क्या लिखा? बाय दी यूजर्स हु हैव रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस, फिनांस की जगह बिजनेस एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स या इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब रिलायंस का बैलेंस शीट खोजोगे, पढ़ोगे, P&L देखोगे और उसमें ट्यूशन इनकम खोजोगे तो कैसे होगा? उसमें तो क्या बोल रहे? नहीं ना, उस बात छोड़ो अभी। तो द स्टोरी इज कि आपको उस कंपनी के बारे में एक बेसिक आइडिया होना जरूरी है। ये वर्ड बोलते थे हम उस वक्त, अब आपको याद है कि नहीं पता नहीं। बी, रिलायबिलिटी,
information presented in the financial statements must be reliable. कैसे आता है जी रिलायबिलिटी? ट्रू एंड फेयर से रिलायबिलिटी नहीं आता है, बट ठीक है, ट्रू एंड फेयर आप लिखना वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। या ट्रू एंड फेयर कैसे आता है? उसमें कहानी बनती है, एरर फ्री होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड को आप लिख सकते हो न्यूट्रल होना चाहिए। कोई चीज अगर एरर फ्री है तो वो ट्रू एंड फेयर है। अनबायस्ड है, आप आए बोले कि क्या हुआ भाई वहां पे, ये हुआ। अब अगर आप बायस्ड रहेंगे तो आप कुछ भी बोलेंगे, अनबायस्ड रहेंगे तो इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर देंगे। लिखो, द इंफॉर्मेशन मस्ट बी एरर फ्री and free from any bias. नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद और लिखाएंगे नहीं, यहां सब लिखा हुआ कॉपी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंपेरेबिलिटी। दो तरह का कंपेरेबिलिटी होता है, बिटवीन टू फर्म्स ऑफ द सेम इंडस्ट्री and between two financial years. लिखो, financial statements should be capable of both inter-firm comparison and intra-firm comparison. लास्ट, रेलेवेंस। क्या होता है ये? अगर एग्जाम्पल याद हो तो हम सेम एग्जाम्पल अभी वापस देंगे। सारा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के अंदर होना चाहिए। हमको इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। हमको नहीं चाहिए मुकेश अंबानी का बेटा कितना वजन किलो का है, एंटीला में कितना फ्लोर है, हमको नहीं चाहिए। उसका शादी में कौन कौन नाचने आया, हमको नहीं चाहिए। प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितना है, हमको चाहिए। असेट कितना है, लायबिलिटी कितना है बैलेंस शीट में, वो चाहिए। लिखो, financial statements should contain all the relevant information which helps in decision making by the users. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोशिश करके हमको बताओ कि क्या मांगा है। What are the issues with which an accounting standard deals? एक एएस के अंदर क्या क्या चार चीज कवर किया जाता है, कितना बार हम बोले हैं। कोई भी आप जब एक एएस पढ़ते हो उसमें चार चीजें होती हैं, चार तरह के रूल्स होते हैं। नहीं याद है? आज घर जाकर के ये जितना चीज अभी थ्योरी डिस्कस हुआ जरूर जाके पढ़िएगा, कम से कम इतना चीज पढ़ के आइएगा। मैं याद दिलाऊं क्या क्या चार चीज होता है कि एएस के अंदर? हर एएस के अंदर होता है 4, 3, 2, 1। चाहे तो चारों होगा, चाहे उसमें से 3 होगा, चाहे 2 होगा, चाहे 1 होगा। पहला है रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स, दूसरा है मेजरमेंट, तीसरा है प्रेजेंटेशन, चौथा है डिस्क्लोजर।
याद आया? कोई भी एएस में ये 4 चीज होता है। जैसे सेगमेंट रिपोर्टिंग, रिकॉग्निशन का एएस नहीं था, मेजरमेंट का भी नहीं था, खाली डिस्क्लोजर का था। एएस 18 खाली डिस्क्लोजर का, जबकि एएस 10 में सब कुछ है। एएस 3 कैश फ्लो, ओनली प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ईपीएस ओनली प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। लिखो, शॉर्ट में खाली नाम लिखाएंगे। एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विथ द फॉलोइंग 4 इश्यूज को एस्पेक्ट्स भी बोल सकते हो। ए, रिकॉग्निशन, हाउ टू रिकॉग्नाइज, व्हेन टू रिकॉग्नाइज, हाउ मच टू रिकॉग्नाइज। P&L में, बैलेंस शीट में कहां, कितना, कैसे लिखेंगे। बी, मेजरमेंट, अमाउंट को लेकर के। सी, प्रेजेंटेशन, नॉन करेंट लाइबिलिटी है कि इक्विटी है, करेंट लाइबिलिटी है कि नॉन करेंट लाइबिलिटी है, असेट है या माने करेंट असेट है या नॉन करेंट असेट है। प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, नोट्स में क्या क्या चीज इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। एएस के अंदर 4 चीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी नंबर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश बुक बना के दिया है, खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकाल के देना है। देखो और बताओ कौन कौन सा ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज है। बोर्ड पे देखो, बोर्ड से बताओ ना। कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, कमीशन में ट्रेड कमीशन लिखा है। कमीशन साला कुछ भी हो सकता है, एक अदर इनकम भी हो सकता है, अदर इनकम, लेकिन इस अदर इनकम को भी ऑपरेटिंग में ही तो दिखाना पड़ेगा। फिनांस तो हो नहीं सकता, इन्वेस्टमेंट भी हो नहीं सकता, तो दिखाना तो ऑपरेटिंग में ही पड़ेगा, भले अदर इनकम भी हो ना, तब भी कैश फ्लो में तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही दिखाना पड़ेगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां का नहीं है, इन्वेस्टिंग है। लोन फ्रॉम बैंक फिनांस है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड है, रिसीव्ड इन्वेस्टिंग है। तो ये 3 आइटम इनफ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। आउट बैलेंस ब्रॉट डाउन आप जानते हो, पुराना है, वो लास्ट में कैश फ्लो में लिखने के काम आता है। कैश परचेजेस ऑपरेटिंग है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स आउटफ्लो, सब आउटफ्लो ही है। पेमेंट साइड में देख रहे हैं, ऑपरेटिंग है कि नहीं बोलना है। ऑपरेटिंग है। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग है। इनकम टैक्स ऑपरेटिंग है, लेकिन नीचे में लिखते हैं, अलग से दिखाना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, इन्वेस्टिंग है। रीपेमेंट ऑफ लोन फिनांस है। इंटरेस्ट पेड फिनांस है। और बैलेंस शीट लास्ट में लिखना पड़ता है। तो बना के दें या हो जाएगा। और सेम सम ना ऑलरेडी बुक में भी है हम लोगों के। एक सेकेंड, एक बार बुक निकालो तो कैश फ्लो का, ताकि पेज नंबर लिखा हुआ रहे। तो ये वाला समय देखो, असाइनमेंट फॉर होम का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। लिख लो पेज नंबर 200, क्वेश्चन 1 होमवर्क। ब्रांच
पढ़िए। इनवॉइसिंग लिखा है कॉस्ट प्लस 20% पे, और सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्लस 50%। तो हम लोग ब्रांच के समय एक वर्किंग बनाते थे, लेट कॉस्ट प्राइस बी 100, नहीं बनाना नहीं है, सम क्लास उसका है, अपने बुक में बनाया हुआ है। इनवॉइस प्राइस इज 120, सेलिंग प्राइस इज 150। अगर ब्रांच का प्रॉफिट लॉस पता, ये वाला प्रॉफिट हम लोग का होता है एचओ का 100 से 120 का, और 120 से 150 का प्रॉफिट ब्रांच का होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, गुड्स सेंट टू ब्रांच दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, एक्सपेंस दिया हुआ है। बोला ब्रांच कितना प्रॉफिट किया वो बताओ और स्टॉक रिजर्व बताओ। जाइए क्वेश्चन ब्रांच का चैप्टर से खोज के निकालिए। मेरे को अच्छे से याद है कि ये क्वेश्चन मैंने कराया क्लास में, अब होमवर्क में देखो। और नहीं तो अभी हम करवा देते हैं। नहीं है? हाँ मिला। पेज नंबर 300, क्वेश्चन नंबर 18। तो बड़ा सम अगर बोलो ना, तो हम लोगों को सिर्फ एक ही सम मिला इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। बाकी जितना भी सम यहां पे था वो ऑलरेडी हम लोगों के बुक में था किया हुआ। ऑब्वियसली आपको एग्जाम में टाइम लगेगा, और थ्योरी डिस्कशन अच्छे से हुआ। एमसीक्यू अच्छे वाले थे सारे। क्या लगता है इस तरह का क्वेश्चन पेपर एग्जाम में सॉल्वेबल रहेगा? हाँ, लेकिन एग्जाम में नहीं भी आ सकता है। 80% अपनी बुक से नहीं बात करने दो, ठीक है, उसको बोलने दो, चूक क्या कर रहे। और उस वक्त कैसे क्या करना हम क्लास में आपके साथ डिस्कस किए हैं। जो हट के क्वेश्चन आएगा ना वो एकदम इजी होगा। उसमें आप वन लाइन को वन क्वेश्चन मान के एक एक लाइन को सॉल्व करते जाइएगा। डिवाइड एंड रूल जो मैं बोलता था ना, कि क्वेश्चन को तोड़ते जाओ, ब्रेक कर करके सॉल्व करते जाओ। चलिए आज का क्लास कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं। कल आओगे आप लोग एक और मॉक टेस्ट देने के लिए? बोलिए हाँ या ना। गैप दे दूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एकदम कंफर्टेबल हैं। हाँ 4 बजे ही करेंगे। अरे आज तो इसलिए हुआ ना कि वो आईसीएआई का ये अविक बोला कि आईसीएआई ने आज वो रखा है, क्या नाम, कैंडल मार्च। और क्योंकि हम स्टूडेंट, हम मेंबर भी हैं और पढ़ाते भी हैं आप लोगों को, तो चलिए आज का क्लास खत्म करते हैं। अनुपम रिकॉर्डिंग बंद कर दे।